हेलो। हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में। जरा फटाफट से अगर आ गए हैं ऑनलाइन और हमारे सेशन में जुड़ गए हैं तो सेशन को कर दीजिए लाइक, और उसके बाद जरा मुझे कमेंट में लाइव चैट में लिखकर बता दीजिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या मेरी शब्द मेरी आवाज आपके जमा दिलों तक पहुंच रही है या नहीं। मित्रों, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। बच्चे लिखे आ गए, आ तो गया हूं। ये बताओ, सब कुछ सुन रहा है, दिख रहा है? मैं दिख रहा हूं? बताओ मैंने किस कलर के कपड़े डाले हैं, जरा बताओ तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि हाँ राहुल सर यहां पर आ चुके हैं। बताओ बताओ बताओ। गुड इवनिंग सर। यस सर, सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। शिवम कपूर ने लिख दिया सुन पा रहे हैं। सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं। सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूं मैं। एक बच्चे ने कह दिया तो मैं सैंपल मानता हूं कि एक बच्चा पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस बच्चे को सुन रहा है तो सबको सुनना चाहिए। बच्चे कह रहे राम राम सर जी। राम राम। यतिन सैन लिख दिया क्रिस्टल क्लियर। हमारी हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, नोट्स हो, बच्चों को पढ़ाना हो, क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर। बच्चे ने कहा है ब्लैक। ब्लैक है टी शर्ट और ग्रे कलर का है कोट। डार्क ग्रे कहते हैं इसे, डार्क ग्रे कलर का कोट है। हाँ जी मित्रों, आप सबका स्वागत है। कल हमने अपने 21 डेज चैलेंज की शुरुआत कर दी थी, लेकिन कल जो स्टार्टिंग की थी 21 डेज चैलेंज की वो थी सब्जेक्ट एफएम एसएम की, और आज हमारा पहला डे है, डे वन है, सेशन वन है आउट ऑफ 21 डेज। जो 21 डेज चैलेंज है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्टिंग का हमारा डे वन आज है। इस सेशन में कौन से नोट्स यूज होने वाले हैं वो नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। आप वहां से जाकर जो है इसका सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। यानी कि आज के सेशन में जो हम नोट्स यूज करेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए हैं। जिन बच्चों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है पुत्र। भलावां इश्क ते अंबरी उड़ारियां सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। और उम्मीद करता हूं इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करें, आपका जो आने वाला अटेम्प्ट है, चाहे तो आपका सितंबर अटेम्प्ट हो या जनवरी हो, उम्मीद करता हूं आप बच्चे अपनी तैयारी जो है कर रहे होंगे। और अगर कोई भी ढील है तो टेंशन मत ले, मैं आया हूं, मेरे साथ साथ बैठकर पढ़ाई करें। कुछ देर तो मेरे साथ निकल जाएगी और उसके बाद फ्लो बन जाएगा कि हाँ यार सर के साथ बैठकर पढ़े, अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने इस मौके का पूरा पुत्र फायदा चक लेना है। चले जी, वी मूव टू आर मेन थिंग। अपना आज के सेशन का जो मेन एजेंडा है वहां पर मूव करते हैं आपका पुत्र। तो ये नोट्स हैं हमारे टीआरजी 21 डे चैलेंज एडवांस अकाउंट कॉस्ट और एफएमएस हम सभी के लिए है। कल हमारा जो सेशन रहेगा वो एडवांस अकाउंट का रहेगा, डे वन का। यहां पर क्लियरली दिख गया है कि भैया जी आज कौन है। आज 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 फिर जीने की तमन्ना है। आज है कॉस्टिंग का डे वन, जिसमें हम चैप्टर करने वाले हैं जी कॉस्ट शीट। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इसके बारे में और डिटेल में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसकी बात करें, पहले थोड़ा सा ब्रीफ जो है कर लेते हैं। कॉस्ट शीट नाम से क्लियर, एक शीट बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं किस चीज की जी, खर्चों की, कॉस्ट से संबंधित। तो उसको कहा जाता है कॉस्ट शीट। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसी के मुताबिक हमें चीजों को इस कॉस्ट शीट के अंदर डालना होता है। जब कॉस्ट शीट के अंदर चीजें आती हैं तो मेनली खर्चों को दो भाग में डिवाइड किया जाता है पुत्र। इट कैन बी डायरेक्ट, इट कैन बी इनडायरेक्ट। हाँ जी, तो जब कॉस्ट शीट के अंदर चीजों को डाला जाता है, मैंने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जहां डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सबसे टॉप पर आ जाते हैं और मिलकर बनता है प्राइम कॉस्ट। वहीं जो आपके इनडायरेक्ट खर्चे हो गए उनको तीन भाग में बांट दिया जाता है फर्दर। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो पहले फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, फिर ऑफिस के खर्चे, फिर सेलिंग के खर्चे। इस तरह से कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट जो है बन जाती है, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। लेकिन बीच में कुछ पड़ाव भी आते हैं। हम जानते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तो तीन तरह का स्टॉक होता है, मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का, एफजी का। तो इनके स्टॉक्स की भी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। स्टॉक किसी भी चीज का पुत्र, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक में होना है माइनस। कहां से होता है? जब आप सबसे पहली आइटम लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग वहीं पर एडजस्ट कर लिया जाता है। प्राइम कॉस्ट के बाद जब फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं तो बनता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आप करते हैं डब्ल्यूआईपी के स्टॉक की एडजस्टमेंट और बच जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट एंड एफजी। और उसके बाद आते हैं पांच स्पेशल पॉइंट। क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, आपका प्राइमरी पैकिंग का खर्चा हो गया, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ये चार खर्चे ऐड होते हैं। और अगर आपके पास कोई बाय प्रोडक्ट एक्सेट्रा, कोई छोटी मोटी स्क्रैप की इनकम आ गई, वो माइनस कर दी जाती है और आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिसके बाद एफजी का ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट होता है और आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें ऑफिस एडमिन और सेलिंग को ऐड करके आप कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंच जाते हैं। अगर क्वेश्चन हमें सेल का डाटा दे रहे हैं तो हम प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन प्रॉफिट का हिंट दे रहे हैं तो हम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल तक पहुंच सकते हैं।
सेल और प्रॉफिट जो है वो बेसिकली एक तरह से मिथ है। जब हम कॉस्ट शीट की बात करते हैं तो हमारा मेन पर्पस सेल या प्रॉफिट से बातचीत करना नहीं है, हमारा मेन पर्पस होता है पुत्र कॉस्टिंग दिया गल्ला करना। इसीलिए जो पूरी कॉस्ट शीट है उसके अंदर आपको कॉस्ट से संबंधित चीजें ही जो है मिलती है। तो ये कॉस्ट शीट एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको दे दिया। जहां तक कॉस्ट शीट की बात है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है जो ये कहता है कि हर ईयर एंड पर बनाना होगा फॉर द ईयर एंडिंग। जी नहीं, आप चाहें कभी भी बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, 6 मंथली किसी भी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई इसमें जो है कोई प्रावधान किसी लॉ के अंदर नहीं है कि किस समय के लिए आपको बनानी होती है। ठीक है जी। इतनी बात करने के पश्चात मेरे ख्याल में आप सारे तैयार हैं हुन क्वेश्चन करने वास्ते, और मैंने बड़े जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन जो है चुने हैं। तो आइए उन क्वेश्चंस पर पुत्र चला जाए। बोलो जय माता दी, जयकारा सिर वाली दा ते बोल सच्चे दरबार दी। जय माता रानी के जयकारे के बिना तो भाई जिंदगी अधूरी है। ये लीजिए, तो पहला सवाल आप सबके सामने ये रहा, ये लीजिए जी। पहला सवाल, सही बच्चे मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें, बहुत मजा आने वाला है और पूरी 100% क्लैरिटी के साथ ये चीजें मैं आपको कराऊंगा। कहने को तो क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है हमारे सामने, कहता है जी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी जेके लिमिटेड इज 5,20,000 यूनिट्स पर एनम। पूरे साल में चाहे तो हम मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 5,20,000 यूनिट्स बना सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, कोई बात नहीं, वापस आ गए। डिटेल्स ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। कहता भाई जब हम प्रोडक्शन करेंगे ना, उसको करने की जो कॉस्ट होगी वो एज फॉलोज है। ये क्या हो रहा है, वाई सो मच ऑफ प्रॉब्लम। एक मिनट, एक सेकेंड। आ गई, देखो वो आ गई, देखो वो आ गई, स्क्रीन आ गई। आइए जी, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चीज तो चलती रहती है, हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती ये चीजें। आइए दोस्तों, हाँ जी। तो क्वेश्चन कह रहे हैं 5,20,000 यूनिट्स आप बना सकते हो, और जब इनको बनाने जाओगे तो आपको क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है जी मटेरियल का खर्चा लगेगा 15 रुपए पर यूनिट का, बढ़िया। लेबर का लगेगा 9 रुपए पर यूनिट का, बढ़िया। लेकिन ये क्या ब्रैकेट में क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 2.5 लाख रुपए पर मंथ। यो क्या चीज है भाई। इसी के कारण ये वाला पॉइंट है जी बेहद 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 महत्वपूर्ण, कि कहता है 9 रुपए पर यूनिट है, लेकिन गारंटी की हुई है कि भाई मिनिमम 2.5 लाख रुपया तो देंगे ही देंगे। यानी कि आपने जब अपना मंथली कॉस्ट निकाला लेबर का, अगर वो खर्चा आपका बना, आपका के लिए खर्चा हो गया, लेबर के लिए इनकम हो गया, मान लो जी आपका 2.5 लाख से कम बना तो आपको 2.5 लाख देना होगा, और अगर 2.5 लाख से ज्यादा बना है फिर तो उतना ही देना होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन उसके बाद कह रहे हैं जी फिक्स ओवरहेड है 9,60,000 के, वेरिएबल ओवरहेड है 8 रुपए पर यूनिट के, और एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। अब देखो क्वेश्चन ने यहां पर आपको ये नहीं बताया कि भाई इसका नेचर प्रोडक्शन है, ऑफिस एडमिन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका नेचर कैसा है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी सूचना नहीं दी गई। बड़ा ही सिंपल सा इसमें पॉइंट ये है कि क्वेश्चन अगर कभी भी आपको नेचर ऑफ ओवरहेड ना बताए, हम वैसे तो एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, एडमिन, लेकिन इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू एज्यूम इट एज द फैक्ट्री। तो हम इसको ये मानेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड है, उसके अंदर 3 भाग हैं। फिक्स ओवरहेड का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो आपको खर्चा करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि भाई कोविड-19 कौन भूल सकता है, उन दुखदाई पलों को, पूरी राष्ट्र को राष्ट्र क्या पूरे वर्ल्ड को ठप कर दिया था। हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो कितने समय के लिए लॉकडाउन लगा, सारी इंडस्ट्रीज एक सेक्टर को कह दिया बंद, और रेस्टोरेंट्स और मॉल्स जो थे, खासकर जो मूवी जहां पर आप देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल, तो वहां पर तो ज्यादा ही कुछ बंदिशें लगाई गई थी। तो उतने समय के लिए आपका बिजनेस बंद रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फिक्स खर्चा तो होता ही होगा। तो सिमिलरली कह रहे हैं फिक्स ओवरहेड मतलब ये वो खर्चा कि जो होगा ही होगा, तो एज इट इज उठाकर हमने इसको कॉस्ट शीट में पुत्र भर देना है। उसके बाद कहता जी वेरिएबल ओवरहेड है 8 रुपए पर यूनिट, मतलब जितने यूनिट आप बनाओगे मल्टीप्लाई 8 कर देना। अगर आप देखें मटेरियल भी पर यूनिट, लेबर भी पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड भी पर यूनिट, लेकिन यूनिट्स कहां हैं। तो उसने पहली लाइन में आपको हिंट दिया था मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है। अब इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये तो मैक्सिमम है। हमें डाटा चाहिए कि भाई तुमने करंट ईयर में क्या किया। हाँ, अगर हमने अंत तक क्वेश्चन पढ़ा और तब भी क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं बताया कि भाई कितने यूनिट्स आपने बनाए, तो हम यही मान लेंगे कि भाई तूने 5,20,000 ही बनाए होंगे। लेकिन अभी के लिए हम सोच रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन ने आगे हमें डाटा दिया होगा। और इस क्वेश्चन का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जिसके कारण ये प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है।
सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड में कहता जी हमारा ना कुछ ऐसे खर्चे हैं, सेमी वेरिएबल मतलब उसमें वेरिएबल और फिक्स पोर्शन है, ना तो पूरी तरीके से फिक्स है कि इतना अमाउंट देते तो पूरे साल उतना ही रहेगा, और ना ही वेरिएबल की तरह यूनिट वाइज चेंज हो रहा है कि जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे उतना उतना ही प्रोपोर्शनली चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या स्टाइल है, स्टाइल पढ़ते हैं। कहता जी 5,60,000 पर एनम का खर्चा है अप टू 50% कैपेसिटी। उसने बोला मैक्सिमम कैपेसिटी, ये जो 5,20,000 यूनिट्स हैं ये 100% कैपेसिटी यूज करके बन रहे हैं। कहता भाई अगर तुम अपनी 50% कैपेसिटी यूज करोगे ना तो खर्चा आएगा 5,60,000 का, और एडिशनल 1.5 लाख पर एनम आएगा, मतलब 560 में 1.5 लाख ऐड कर देना फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट ऑफ इट। कहता अगर आपकी कैपेसिटी 50 के बाद, मान लो 50% तक तो 5,60,000 है, उसके बाद अगर 25% तक बढ़ती है, 50 से 25 मतलब 75% तक जाती है, तो तुम्हारा जो खर्चा है ना 5,60,000 प्लस 1,50,000 कर लेना, उतना बन जाएगा। और अगर 75 के आगे फिर से 25 तक का जंप लगा, फिर से उसमें एक और 1,50,000 ऐड कर लेना, इसका ये मतलब है। थोड़ी देर में वापस आएंगे इसके ऊपर, पहले आगे बढ़ते हैं। आइए हाँ जी, क्वेश्चन फर्दर कहता है भैया कंपनी वर्क एट 60% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर 2008। तो पहले 3 महीने कैपेसिटी रही 60%। इट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एट 90% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ। अगले 9 महीने के लिए कहता है जी 90% कैपेसिटी है, तो बेसिकली हम यूनिट्स निकाल सकते हैं खुद से कि कंपनी ने कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। क्वेश्चन फर्दर सेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है ना इट इज 44 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। पहले 3 महीने का सेलिंग प्राइस 44 है। अब जब उसने आपको कैपेसिटी भी दे दी कि 60% कैपेसिटी है, टोटल हमें पता है 5,20,000 पूरे साल के, तो हम 3 महीने के इजीली यूनिट्स निकाल लेंगे। जो 3 मंथ्स के यूनिट्स आए उसको 44 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 मंथ्स की सेल वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या पूछता है हमसे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड व्हाट सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी फिक्स फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ। कहता भैया जो बाकी के 9 महीने की सेल्स हो गई, ठीक है ना, बाकी के जो 9 मंथ्स रह गए उसमें क्या सेलिंग प्राइस रखें सो एज टू यील्ड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस मच फॉर द होल ईयर। क्वेश्चन बेसिकली कर क्या रहा है, ये पूरे साल की इंफॉर्मेशन को उसने ना 2 भाग में बांट दिया। उसने 2 भाग में बांट दिया, अरे 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 अरे, उसने 2 भाग में बांट दिया इस प्रकार से। यहां है 3 मंथ्स और यहां है इस प्रकार से 9 मंथ। तो उसने क्या किया, आपको जहां तक कॉस्ट की बात है उसने दोनों कॉस्ट बताई। कॉस्ट तो पूरे साल की पता है हमें, ठीक है, उसने बिखरा कर दिया, हम जोड़ लेंगे। प्रॉफिट उसने क्या किया, अगर हमें कॉस्ट 3 और 9 मंथ की पता है, मैं यहाँ एक टोटल भी लिख दूं तो हमें टोटल कॉस्ट पता है, टोटल प्रॉफिट बता दिया। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, टोटल सेल्स आ जाएगी पूरे साल की। उसमें से अगर मैं 3 महीने की सेल्स माइनस कर दूं तो बाकी जो सेल्स करनी है आपको 9 मंथ्स में करनी है, तो 9 मंथ की सेल्स वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड कर देना किससे, 9 मंथ की कितनी प्रोडक्शन आपने करी, तो आपके पास पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस अंदाज से हमें जो है करना है। तो देर किस बात के मित्रों, चलते हैं। क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनाने के नंबर नहीं है, उसमें जो फिगर्स आने वाली हैं उसकी कैलकुलेशन के नंबर है। आप देखोगे इस क्वेश्चन में कोई मटेरियल स्टॉक WIP FG कुछ नहीं है, लेकिन धांसू धांसू पॉइंट है, लेबर और सेमी वेरिएबल ओवरहेड और इवन बाकी के पॉइंट। बच्चा कह रहा है अरे ये तो बड़ी आसान है, पर यूनिट है, पर यूनिट है। अरे भाई पर यूनिट तो है लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, तो उसको निकालना एक महत्वपूर्ण काम है। आइए देखते हैं, ये लीजिए जी। तो उत्तर नंबर 1, कॉस्ट शीट किसकी है जी, कंपनी का नाम लिख दिया JK लिमिटेड, और क्वेश्चन ने हमें सिर्फ इतना बताया कि ये ईयर का है, तो ईयर हमने डाल दिया जी यहाँ पर। इस तरह से प्रॉपर आपने जो है हेडिंग देने के बाद ही स्टार्ट करना है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट शीट बनेगी, लेकिन सबसे पहला काम क्या है, आपको वर्किंग नोट्स में यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमारे सामने आ रहे हैं जी पुत्र नंबर ऑफ यूनिट्स, हमारे सामने आ रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स। जितने बच्चे बैठे हैं भाई, कोई बाई चांस भूल गए लाइक करना तो लाइक कर दो सेशन को। हाँ जी, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, कम ऑन जी। तो फर्स्ट 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं, उसने आपको बताया पूरे साल में 5,20,000 बनाते हो, पूरे साल में बनाते हैं। एक महीने में कितने बनाओगे, इंटू 1/12। 5,20,000 कितनी कैपेसिटी पर है, 100% कैपेसिटी पर। हमने डिवाइड बाय 12 कर लिया, तो एक महीने का कितने यूनिट्स बनाओगे, 100% कैपेसिटी पर आ गया। लेकिन हमारी पहले 3 महीने कितनी कैपेसिटी रही है, 60%। यहां तक करने से मेरे एक महीने के यूनिट्स आ जाते हैं एट 60% कैपेसिटी, जो कि आ रहे हैं 26,000। और ऐसा कितने महीने चला, 3 महीने। तो पहले 3 महीने के यूनिट्स हो गए पुत्र 78,000। उसके बाद अगले 9 मंथ्स की बात आई, तो अगले 9 मंथ्स की बात करूं फिर से सेम, 5,20,000 यूनिट्स आप बनाते हो पूरे साल के 100% कैपेसिटी पर। मैंने डिवाइड बाय 12 कर लिया, तो एक महीने के यूनिट्स आ गए 100% कैपेसिटी, और मेरे बाकी के 9 मंथ में कैपेसिटी चली है 90% की। तो 90% से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे एक महीने में 90% कैपेसिटी पर कितने यूनिट बनते हैं, 39,000 वो आ गए। और ऐसे कितने महीने हैं, 9 मंथ तक उसने कहा था आपकी कैपेसिटी चलेगी जी 90%। तो 39,000 मल्टीप्लाई 9 किया, ये आ गया जी 3,51,000।
और आपके जो टोटल यूनिट्स आए प्रोड्यूस वो आ गए जी 4,29,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, 4,29,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे हैं। जैसे ये वाली कैलकुलेशन हो गई, हम अपना मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट लिख सकते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। तो सबसे पहले हमने कहा भैया डायरेक्ट मटेरियल, इसके लिए हमने नोट नंबर 2 बनाया। ये देख लीजिए नोट नंबर 2, मटेरियल 15 रुपए पर यूनिट बताया था और किससे मल्टीप्लाई करते जितने यूनिट्स आपने बनाए तो 64,35,000 की फिगर पुत्र आ जाती है, डाल दिया। उसके बाद आता है जी लेबर ऐड करेंगे, क्या आएगा अभी सिर्फ देख लो, इंग्लिश प्राइम कॉस्ट। उसके बाद तीनों ओवरहेड होंगे, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड वाला भी देख लेते हैं नोट नंबर 4, क्योंकि इसका जो पर यूनिट उसने बताया था उसको सिंपली हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। नोट नंबर 4, वेरिएबल ओवरहेड 8 रुपए पर यूनिट था, हमने कितने यूनिट बनाए पुत्र पूरे साल में 4,29,000, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 34,32,000। ये वाली वैल्यू भी लिख दी है, लीजिए। उसके बाद फिक्स ओवरहेड की वैल्यू तो क्वेश्चन ने खुद ही दी है 9,60,000, ये भी भर दिया। ठीक होगी बात। अभी हमारी दो चीजें रहेगी क्वेश्चन में लिखनी, व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर, अदर इज द सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो पहले हम आते हैं जी डायरेक्ट लेबर पर। वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट लेबर, नोट नंबर 3। अगर क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि भैया ये 9 रुपए पर यूनिट है, ये लिखा होता सिर्फ 9 रुपए पर यूनिट, तो कितना आसान था। आपने जितने यूनिट्स बनाए मल्टीप्लाई 9 कर देते, बात खत्म। लेकिन उसने क्या बोला भैया, सब्जेक्ट टू मिनिमम 2.5 लाख पर मंथ। याद रखना एग्जाम में कभी भी ये वाली चीज आ जाए, और ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है, एग्जाम में कभी भी ऐसी चीज आ जाए तो इसका हिंट क्या है। क्वेश्चन ने आपको बोला कि पहले 3 महीने कैपेसिटी रही 60%, फिर 90%, मतलब आपके पास दो तरह की कैपेसिटी है, 60 और 90। तो आपको उतने डिफरेंट बार चेक करना पड़ेगा। पहले 3 महीने 60% थी, अगले 9 महीने 90। मान लो क्वेश्चन कह देता जी पहले 3 महीने 60 है, अगले 2 महीने हमारी 70 है, फिर अगले 4 महीने 80 है, फिर बाकी के मंथ में 90 है। तो जितनी बार कैपेसिटी चेंज होगी उतनी बार आपको चेंज चेक जो है करना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो 9 रुपए पर यूनिट है, इतना हमें उसने बता दिया। अब आप ये देखो जी, 9 रुपए पर यूनिट है। जब आपने ये पहले 3 मंथ्स में प्रोडक्शन निकाली थी तो आपकी पर मंथ कितनी आई थी, 26,000। ये देखिए पहले 3 महीने की अगर बात करूं, पर मंथ अमाउंट, पर मंथ ध्यान से देखते जाइएगा, अमाउंट पर मंथ ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। आपने 26,000 यूनिट बनाए थे पर मंथ, 9 रुपए की लेबर की कॉस्ट है, तो कितना आया 2,34,000। लेकिन आपने गारंटी कितना किया हुआ है, मिनिमम 2.5 लाख। तो दोनों में से कौन सा फिगर दोगे, 2.5 लाख रुपए। अमाउंट पेएबल पर मंथ कितना है, क्या लिखा है यहां पर, ए और बी विच एवर इज हायर। तो 2,34,000 आए यूनिट्स के हिसाब से, लेकिन आपने तो गारंटी की हुई है 2.5 लाख रुपए की, तो यू विल पे देम 2.5 लाख, 2,50,000। ये सारी कैलकुलेशन कैसे करें, पर मंथ के हिसाब से। और आपके ऐसे कितने महीने हैं जब आपकी कैपेसिटी 60% थी, 3 महीने। तो आप कहेंगे जी 2.5 लाख गुना 3, ये आ गया 7,50,000 इस तरह से। उसके बाद आपकी कैपेसिटी 9 मंथ्स की, 9 मंथ में डिफरेंट कैपेसिटी। तो अगले 9 महीने की कैलकुलेशन देखते हैं। अगले 9 महीने में हमने यहां पर निकाला था, आप एक महीने में कितने यूनिट बनाते थे, 39,000। तो 39,000 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो आपका अमाउंट आ रहा है 3,51,000 ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। और आपने गारंटी कितना की है कि भाई हम तुम्हें 2.5 लाख देंगे। तो दोनों में से विच एवर इज हायर, ऑब्वियसली 3,51,000। और ऐसे कितने मंथ्स हैं आपके, 9 मंथ्स। तो मल्टीप्लाई बाय 9 किया, 31,59,000। और ये टोटल आ गया पुत्र 39,09,000। तो लेबर का जो नोट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 39,09,000 आ गया जी, इसे जाकर यहां पर भर दिया बेटा। और ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया 1,03,44,000। उसमें फिक्स ओवरहेड ऐड कर दिया, वेरिएबल ऐड कर दिया, बची है बात सेमी वेरिएबल ओवरहेड की। तो आइए सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर चलते हैं। इसके लिए क्या है, नोट बनाया है। तो ये मेरे क्लास की नोट्स है, मैं क्लास में इस तरह से करता हूँ और हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि एग्जाम में जब भी करो, कई बार बच्चे कहते हैं हमारा आंसर तो ठीक था यार, टीचर ने नंबर क्यों नहीं दिए यार। ऐसा बहुत बच्चों को लगता है यार, सब कुछ ठीक था। और अभी तो अगर स्कूल की तरह सोचो, स्कूल में एक ही क्लासरूम में 50 बच्चों की क्लास है, जब टीचर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, जो टॉपर कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो देखते थे, अरे उसके 99 आए हैं, मेरे 96 हैं। तो पेपर चेक करते थे, अरे तूने भी तो ऐसा ही लिखा है, तेरे को 5 में से 5 मिले, मेरे को 5 में से 4 मिले, टीचर के पास भाग जाते थे। तो भाई अब हम बड़े हो गए हैं, सिर्फ फाइनल आंसर देखकर नंबर नहीं मिलेंगे, प्रेजेंटेशन मेक्स अ हेल लॉट डिफरेंस। तो आप देख रहे हो मैंने हर चीज के लिए कायदे से नोट बनाया है, हर चीज को। और वर्किंग नोट का मतलब कई बच्चे रफ नोट समझ लेते हैं, रफ नहीं होता, फेयर ही होता है। मैंने प्रॉपरली सब चीज को कॉलम रोज में अरेंज करते हुए क्लियरली दिखाया है। तो यही चीज मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि एग्जाम के अंदर अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे भी नंबर आए, हम भी 80-90 का स्वाद चखें, तो अपना सब चीज जो है कायदे से आपको एग्जाम के अंदर पुत्र करनी होगी। चलो जी, फाइनली हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दी, सेमी वेरिएबल ओवरहेड।
सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर आए जी। नोट नंबर 5 मेरे साथ आ जाएं। अदर्स हमारे साथ हैं सर। ऑल थैंक्स, आई क्लियर मई 23 एंड नवा सीए फाइनलिस्ट। पुराने बच्चे यादें ताजा करने आ जाते हैं। थैंक यू पुत्र आने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर दी सीए फाइनल। 36 चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। हाँ जी, सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर आगे। सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं। इस लाइन को अगर समझ डाला तो लाइफ झिंगालाला हो जाएगा। इस लाइन को अगर समझ गए तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज ये ऐसा पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। क्वेश्चन ने क्या कहा था, आप सबके पास क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल से जाकर जो है पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, साइड बाय साइड देखिएगा। क्वेश्चन ने आपको बोला अप टू 50% कैपेसिटी द खर्चा इज 5,60,000 रुपये पर एनम। ठीक है, ये देखिए मैंने यहां पर मार्किंग करी है कि भाई ये है 0 से लेकर 50%। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, एडिशनल 1,50,000। एडिशनल मतलब जो 5,60,000 तो वो है ही है, ये तो सेम है, लेकिन एडिशनल है मतलब 1.5 लाख ऐड हो जाएगा। कब, अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ती है 25% से या उसके पार्ट से। तो 50 में जब आप 25% ऐड करोगे तो आप कहां तक पहुंच गए, 75% तक। उसने बोला या तो 25% और पार्ट ऑफ इट। पार्ट का मतलब यह है कि आप जब तक 50 से लेकर 75 के बीच में रहेंगे आपके ऊपर यही वाली चीज लागू होगी कि 1.5 लाख रुपया बढ़ गया। अब जैसे हमारे इस क्वेश्चन में उसने कहा कि पहले 3 महीने आपकी कैपेसिटी रही 60%, तो आपका जो खर्चा पहले 3 महीने के लिए होगा वो इस वाली पर्टिकुलर ब्रैकेट के हिसाब से होगा। 560 प्लस पुत्र 150, तो आपका टोटल खर्चा आ गया 7,10,000। अब यहां तक समझने के बाद ही बच्चे गलती करते थे, कहते अच्छा पहले 3 महीने का तो खर्चा मिल गया 7,10,000। ओए ये पर एनम है, इसमें से 3 महीने का निकालना है आपको। ये लीजिए, फर्स्ट 3 मंथ्स का जब निकालोगे तो आप कहोगे 7,10,000 पर एनम है इंटू पुत्र 3/12, जो कि आएगा 1,77,500। अब मान लो, सोचो, अगर क्वेश्चन में वो आपको कहता ना अगले 2 महीने के लिए जी हमारी कैपेसिटी 70% है, तो सेम कैलकुलेशन होती। फिर दोबारा से 1.5 लाख ऐड मत कर देना, क्योंकि 1.5 लाख एक बार ऐड होगा जब जब 25% की जंप लगेगी। अप टू 50 से लेकर 75 तक आपका खर्चा 7,10,000 ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर 75 के बाद 76 भी टच हो गया फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने बोला एवरी 25% और पार्ट ऑफ इट। तो 75 के बाद अगर आप एक और बार आगे निकल गए, अगर 75 के बाद फिर से एक बार आगे निकल गए तो फिर से वे बात एडिशनल 1.5 लाख। तो आप 75% तक कितने का खर्चा इनकर कर रहे थे, ये वाला, तो ये एज इट इज आ गया, ये वाला एज इट इज आ गया, और एडिशनल 1.5 लाख, क्योंकि आपकी एक और जंप 25% की लगी है, तो आपका खर्चा हो गया जी 8,60,000 पर एनम का। और ये पर एनम है। मेरे ऐसे कितने महीने हैं, हमारी 90% कैपेसिटी थी जो कि सेकंड वाली स्लैब में फॉल कर रही है, ऐसे 9 मंथ थे, तो 8,10,000 रुपए, 8,60,000 का जो खर्चा आया हमारा, इसमें से 9/12 हम कर देंगे 6,45,000। तो ये आपका टोटल बन गया जी 822,500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुत्र जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, 8,22,500। तो इस फिगर को लेकर आप ਇੱਥੇ जाना है कि हमने सेमी वेरिएबल ओवरहेड के सामने पुत्र भर दिता, और ये साढ़े को आ गया जी कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर। अब क्वेश्चन में क्या बोला, पूरे साल का प्रॉफिट का फिगर दिया था उसने 1560 to 500 ऐड किया, तो ये अपने पास सेल्स आ गया कि भाई पूरे साल की सेल्स की वैल्यू आ गई 171,21,000। और मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भाई बाकी के 9 मंथ का सेल प्राइस बता दो, तो पूरे साल की सेल है, इसमें से आप 3 मंथ की सेल माइनस कर दो। कैसे, ये देखिए फॉर्मूला लगा दो कि भैया जो टोटल सेल है, सेल ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स प्लस सेल ऑफ नेक्स्ट 9 मंथ। पूरे साल की सेल में उसने दो पार्ट डिवाइड करके दिए, 3 मंथ्स और 9 मंथ। 3 मंथ में आपने कितने यूनिट्स बनाए थे, ये देखिए हमने निकाले थे वर्किंग नोट 1 में 78,000, और उसने कहा है पहले 3 महीने में आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 44। टोटल सेल्स हमें पता है इतने रुपए की है, बाकी के 9 मंथ के यूनिट्स हमें पता है 3,51,000, 3,15,000। तो इनका सेलिंग प्राइस कितना हो, हमने कहा जी लेट देयर सेलिंग प्राइस बी ₹X। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और x आ गया पुत्र 39। इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसे बाकी के 9 मंथ के लिए अपना सेलिंग प्राइस 39 फिक्स करना चाहिए इफ दे वांट टू हैव दिस मच प्रॉफिट फॉर द होल ईयर। ये सारी कहानी है इस क्वेश्चन की। कुल मिलाकर उम्मीद करता हूं सब बच्चों को समझ आ गया होगा। जरा हाजिरी अपनी लगा दीजिए कि हाँ जी सर यो हमें समझ आ गया सै, जो हमें समझ आ गया सर। जरा मुझे लिख के बता दो, कंजूसी नको करो, कंजूसी नको करो। कुछ दिन में फिर रिजल्ट भी आएगा, बाहर लेकर आएगा, देखेंगे। हाँ जी, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया जी डन। पहला प्रश्न साडा डन हो गया। हम उसके बाद बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, आइला दिस गाय लुकिंग वेरी स्मार्ट, थैंक यू। कम ऑन पुत्र,
क्वेश्चन के अंदर जी कालू लिमिटेड, कालू ये तो बचपन में बच्चों का नाम रख देते हैं घर वाले, ओ कालू ओ काले आजा, कालू तक ठीक है, आगे ना बढ़े। हाँ जी, कालू लिमिटेड प्रोड्यूसेस पुत्र रेफ्रिजरेटर एंड सेल्स ईच फॉर ₹2000 ड्यूरिंग अ सर्टेन अकाउंटिंग ईयर। बहुत ही पुराने जमाने का, 2000 रुपए में बेच देते हैं, कहते हैं रेफ्रिजरेटर बनाते हैं 2000 में बेच देते हैं, मतलब उसके अंदर कॉस्ट भी है, उसके अंदर प्रॉफिट भी है। क्वेश्चन के अंदर जी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट इज 60, 20 एंड 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल। इस 2000 रुपए में, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है, इसके अंदर कॉस्ट भी है प्रॉफिट भी है, तो जो कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट में से क्वेश्चन हमें कहता भाई मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल है 60%, लेबर है 20% और ओवरहेड भी कितना है 20%। ये खर्चे का उसने बाइफरकेशन हमें बता दी, 60% मटेरियल, 20% लेबर और 20% पुत्र ओवरहेड। कहता जी इन द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर, जो अगला ईयर आया, आपका मटेरियल का खर्चा बढ़ गया 15% से, लेबर का खर्चा बढ़ गया 17.5 से, ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बताया। कहता ऐसा होने के कारण ड्यू टू दिस इंक्रीज इन कॉस्ट देयर वुड बी 50% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अभी आप कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, पी। कहता भैया ये जो पी है ना, इसमें से 50% माइनस कर दो, यानी कि रह जाएगा 0.50 पी, इतना ही प्रॉफिट रह जाएगा इफ द सेम सेलिंग प्राइस इज मेंटेन। कहता मान लो आपके खर्चे इंक्रीज हो गए और आप कहते कि ठीक है मैं तो सेलिंग प्राइस सेम रखूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रॉफिट पी की बजाय ना 50 पी रह जाएगा, 0.50 पी। क्वेश्चन चाहता क्या है, क्वेश्चन के अंदर पुत्र कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस। कहता आप सेलिंग प्राइस नया बताओ टू इनेबल द कंपनी टू मेंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज दैट अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहता पिछले साल में जो प्रॉफिट का परसेंटेज कमाते थे, अगर हम कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद भी वही प्रॉफिट का परसेंटेज कमाना चाहें, तो आप ये बताओ कि नया सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 2000 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि कॉस्ट तो आपकी बढ़ रही है, तो हमें ये काम करना है। अब ये चीज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो डाटा हमें चाहिए, दैट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच वाज अर्न इन द प्रीवियस ईयर। और पिछले साल में तो उसने हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस बताया 2000 का, ना कॉस्ट है ना प्रॉफिट है, तो हमें पहले पिछले साल का कॉस्ट और प्रॉफिट, ये दोनों चीजें पुत्र फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा प्यारा सा है। आइए जी प्रश्न नंबर 2, हमारे इंतजार में बेचैन होता हुआ इसकी बेचैनी को दूर किया जाए, इसकी बेचैनी को दूर किया जाए। प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, जब प्यार कर ले। आइए जी, प्यार नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। गाने तो बनते रहते हैं, गानों का क्या है, आपकी अवस्था युवा अवस्था है, मन चंचल होता है, नटखट होता है, बच्चे का मन करता है प्यार में पड़ जाऊं, लेकिन पढ़ना नहीं है। आइए, हाँ जी, मकसद नहीं भूलना है। आइए क्वेश्चन कहता है जी रेफ्रिजरेटर बना के बेचते हैं 2000 रुपए, तो सेलिंग प्राइस है, तो हमने कहा जी लेट द कॉस्ट बी एक्स रुपी एंड लेट द प्रॉफिट बी वाई रुपी। खुद से मान लिया, और हम ये जानते हैं कि कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। कॉस्ट है एक्स की, प्रॉफिट है वाई का, तो एक्स प्लस वाई हो गया जी कितना, 2000 रुपए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2000, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस के बराबर। अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें, तो उसने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें बताया कि भाई हमारा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इतना इतना होता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ बता दिया था। तो 3 कंपोनेंट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। उसने ही हमें कहा कि मटेरियल है 60% किसका, ऑफ द कॉस्ट। हमने कॉस्ट कितनी मानी है, एक्स रुपी, तो एक्स का 60% 0.60x, लेबर का 20% 0.2x, और ओवरहेड के लिए 20% ऑफ द कॉस्ट अगेन 0.2x। तो ये तो करंट ईयर का हो गया, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये एक्स बन जाएगा, मतलब जो कॉस्ट है हमारी उसी की बाइफरकेशन है। अगले साल में क्या हुआ, क्वेश्चन बोला भैया जो कॉस्ट है आपकी मटेरियल की 15% से बढ़ जाएगी। कैलकुलेटर पर करना 0.6 प्लस 15%, 0.69x आ गया। डायरेक्ट लेबर में 0.2 प्लस 17.5% करना पुत्र, 0.235x आ गया। ओवरहेड में कोई चेंज नहीं था, ये एज इट इज आ गया। आप जब इन सबको टोटल करेंगे, ये वैल्यू आ गई आपके पास 1.125x, यानी कि जो मेरी कॉस्ट x थी वो अगले साल मेरी 1.125x तक पहुंच चुकी है बढ़ने के कारण। और क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कि आपका अगर कॉस्ट बढ़ती है और आप सेलिंग प्राइस सेम रखते हैं पुराने जितना, तो आपका जो प्रॉफिट था ना, वाई का जो माना था वो 50% रह जाएगा। तो आपकी एक इक्वेशन ये बन गई। अब अगर आप देखो, your one equation is this x plus y equal to 2000 and the second equation is ready 1.125x plus 0.5y is equal to 2000। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं जिनको साइमल्टेनियसली बचपन के ट्रिक्स लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, तो हमने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। हमने इक्वेशन नंबर 1 को, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे,
x के कोएफिशिएंट से 1.125 से, तो 1.125x प्लस 1.125y इज इक्वल टू 2000 को भी 1.125 से गुना कर दीजिए, तो ये वैल्यूज आ गई। इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख दिया, माइनस कर दिया, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। ये आ गया जी 1.125 माइनस 0.5y 0.625y और 2250 माइनस 2250। सॉल्व किया तो y का वैल्यू आ गया पुत्र आपका 400 रुपए का। यानी कि जो 2000 रुपए का हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट मिल गया कितना है 400 का, तो आपकी कॉस्ट कितनी है 1600 रुपए। ये देखिए, तो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर 1600 और प्रॉफिट ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है पुत्र 400 रुपए का। क्वेश्चन ने क्या कहा था, अगले साल में बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर आप पिछले साल में जो प्रॉफिट परसेंटेज कमाया था वही कमाना चाहते हो। तो पिछले साल का हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज इजीली निकल जाएगा। कॉस्ट के ऊपर निकाल रहे हैं, आप चाहो तो सेल के ऊपर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट है 400 का, कॉस्ट है 1600 की, 400 बटे 1600 गुना 100 आ गया जी 25%। जब तक ये चीज नहीं निकलेगी तब तक हम करंट ईयर का सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते। करंट ईयर का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बेहद आसान, हम क्या करेंगे जी, हम बना लेंगे कॉस्ट शीट टू फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस। सबसे पहले आगे जी मटेरियल कितना है, मटेरियल क्या था 1.125, ओ सॉरी मटेरियल कितना था 0.69x, x कितना आया था 1600, तो 1600 गुना 0.69 1104। लेबर कितनी थी, ये देखिए आपकी इंक्रीज होकर 0.235x, तो x कितना है 1600 मल्टीप्लाई 0.235 376 आ गया। दोनों को जोड़ दिया बेटा तो आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट 1480 का। ओवरहेड कितना था आपका, ये देखिए 0.20x, तो 0.20x मतलब x से 1600 गुना 0.2 किया 320 आ गया। और ये टोटल हो गया जी कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई चीज है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई स्टॉक नहीं है, कोई और खर्चा नहीं, कोई ऑफिस ओवरहेड हो, सब ओवरहेड मिलाकर एक ही बार में उसने दे दिए। आप यहां तक पहुंच गए, उसके बाद आया जी प्रॉफिट कितना चार्ज करें। तो हमने अभी अभी निकाला कि कॉस्ट के ऊपर आप प्रॉफिट कितना चार्ज करोगे 25%, तो 1800 का 25% आपने किया जी 450, और आपके पास ये फिगर आ गई सेल्स की जो कि बन रही है 2250। यानी कि अगले साल में अगर आप सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जो आप प्रीवियस ईयर में कमा रहे थे, तो आपको 2000 रुपए का नहीं बेचना रेफ्रिजरेटर, क्योंकि खर्चे इंक्रीज हो चुके हैं। तो आपको जो रेफ्रिजरेटर है वो 2250 रुपए का बेचना है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी ही सिचुएशंस होंगी कहीं कहीं जगह पर, जहां पर आपसे एज अ चार्टर्ड अकाउंट एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई आप अपना हुनर लगाकर जो है इन चीजों को सॉल्व करके बताओ, वो आपको बताना होगा, ठीक है ना। और वो बता कब पाएंगे, जब आप अच्छे से अभी हमारे साथ पढ़ाई करेंगे। तो इस प्रश्न पर भी हमने विजय पा ली, और इसी के साथ हम कह सकते हैं क्या, बल्ले 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 बल्ले। आई जी, लेट अस मूव हेड, लेट अस मूव अहेड। मैंने कहा था हर सेशन के अंदर हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी जरा ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक और बात बता दूं, अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर एग्जाम में अगर ना सर केस स्टडी बेस एमसीक्यू आ गया, केस स्टडी, तो भाई इसी को समझ लो ये केस है, और ये डाटा देकर क्वेश्चन ने आपसे ये डाटा दे दिया और उसने 3 सवाल आपसे पूछ लिए एक एक नंबर के, कि भाई कॉस्ट कितनी होगी, पिछले साल का प्रॉफिट कितना होगा, और नेक्स्ट ईयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यही तो है केस बेस एमसीक्यू, और क्या होता है, ये केस है, इसी के बेस पर उसने एमसीक्यू बना दिया, तो बन गया केस बेस एमसीक्यू। ठीक है, आइए तो आप सबके सामने सवाल है, आप सब बच्चे इसका उत्तर देंगे। कहता भैया डैश इज एडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहता कॉस्ट शीट में जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो तो इनमें से किसको ऐड किया जाता है, सेल्समैन सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, या बेडेड। बताइए जी सोचकर क्या उत्तर आएगा। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं कहते हैं इनमें से क्या ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। इनमें से कोई भी आइटम ना तो डायरेक्ट है और ना ही फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में 5 स्पेशल पॉइंट आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट, आपका एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, और अगर स्क्रैप है तो माइनस होती है। क्या उन 5 में से इसमें कोई है, आंसर है हाँ, दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो ये आपका सही ऑप्शन बनेगा। उसने जो चीजें दी है, सेल्समैन सैलरी है, सेलिंग ओवरहेड हो गया, ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ऑफिस ओवरहेड हो गया, बेड डेट डिपेंड करता है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं ऐड करो, एक कहता है ना ऐड करो, और जो ऐड करते भी हैं वो भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ऐड करते हैं। तो बची बात कौन सी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ये आपका सही उत्तर होगा कि जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो ये चीज ऐड होती है, क्योंकि बाकी सभी आइटम कौन सी है, ये आफ्टर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपके आते हैं जी ऑफिस एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये सभी चीजें आफ्टर वाली हैं। करेक्ट उत्तर बनता है पुत्र क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का। उसके बाद आंदा है जी एक और क्वेश्चन आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
कहता जी सैलरी पेड टू द प्लांट सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है जी, उसको सैलरी दे रहे हैं, कहते कहां जाएगा? क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या ये फैक्ट्री का खर्चा है, क्या ये क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा, या क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा? जी बताइए आपको क्या लगता है, उचित उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। प्लांट सुपरवाइजर, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। प्लांट सुपरवाइजर कहां है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में वो बंदा सुपरवाइज कर रहा है एम्प्लॉइज को। कहां से डायरेक्ट खर्चा? डायरेक्ट वो होता है जो कि पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई हो जाए। इसका पर यूनिट से कोई लेना देना ही नहीं है, इसको तो फिक्स सैलरी मिल रही है, यूनिट चाहे कम बने यूनिट चाहे ज्यादा बने, प्लांट सुपरवाइजर साहब का उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये फैक्ट्री में खड़े हैं तो इनका खर्चा कौन सा है? फैक्ट्री का खर्चा है। क्वालिटी से इनका लेना देना नहीं है, क्वालिटी के लिए अलग से स्टाफ होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि ऑफिस में बैठकर होती है, ये तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है जी फैक्ट्री ओवर हेड। ठीक है जी पुत्र। तो इसी के साथ हमारा डे 1 ऑफ द 21 डेज चैलेंज खत्म होता है। जो बच्चे शुरू से अंत तक जुड़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया, और काफी सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो आज जुड़ नहीं पाए, जो बाद में आएंगे देखने के लिए, वो भी बहुत बढ़िया। बस अपने फ्रेंड्स एक्सेक्टर तक शेयर करते रहना, क्योंकि ये सब चीजें आपको रिवीजन में काफी लाभदायक जो है साबित होंगी। और बता दूं एक बार फिर से जिन बच्चों को नहीं पता, ये हमारा चैलेंज जो है पुत्र तीनों सब्जेक्ट्स के लिए चल रहा है, जो कि मैं पढ़ाता हूं। ग्रुप 1 का एडवांस अकाउंट्स, ग्रुप 2 का कॉस्टिंग और ग्रुप 2 का एफएम एसएमजी। बाकी आप बच्चों का जो एग्जाम आने वाला है, मैं चाहूंगा आप उसके लिए पूरे जोर शोर से अपनी तैयारी जो है करते रहें, सो दैट थोड़ा आगे जाकर प्रेशर ना आए। नहीं तो क्या होता है, जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, बच्चों के ऊपर प्रेशर आने लग जाता है, कहते हैं यार क्या ये अटेम्प्ट छोड़ दूं, क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे बचने का तरीका एक ही है कि शेड्यूल में रहकर अपनी पढ़ाई जो है करते रहिए, सो दैट सच अ सिचुएशन डज नॉट अराइज जहां पर आपको भी दिक्कत हो। एंड एज यूजुअल माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। कीप स्टडिंग हार्ड पुत्र, एंड मुझसे मिलते रहिए, मुझसे नॉलेज लेते रहिए। इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, बाय बाय।